हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरह की सेना है, एक सामान्य सेना है और एक बैंड वाली सेना, और हमें इस प्रकार कतार लगाना है जिसमें सामान्य सेना की संख्या और बैंड वाली सेना की संख्या सभी कतारों में बराबर बराबर हो और कतारों में भी दोनों को मिलाकर संख्या बराबर बराबर हो। और यहाँ उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब अधिकतम संख्या कहीं हमें अधिकतम प्राप्त हो, अधिकतम, तो ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए हमें HCF ज्ञात करना होता है। यहाँ हम 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे। हल करते समय हम क्या लिखेंगे, हमारे पास दो संख्या है 616 और 32, और इस प्रश्न को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल करेंगे। तो 616 को 32 से जब हम भाग देंगे तो 19 बार में गुणा करने के बाद 616 में से माइनस करेंगे और शेषफल के रूप में हमें शेषफल के रूप में हमें 8 प्राप्त हो, और 32 को जब भाज्य बनाएंगे तो 8 से 4 मरतबा 32 प्राप्त हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। पिछली क्लास में हम सीखे थे कि जैसे शेषफल 0 आए हमारा HCF भाजक बन जाता है, अर्थात यहाँ 8 जो है भाजक होगा और वही महत्तम काल आएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः HCF ऑफ 616 और 32 बराबर होगा 8। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हमारा जवाब होगा, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। 8 होगी, अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग में हम 3 से भाग दें तो या तो वह पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, नहीं तो शेषफल के रूप में हमें 1 प्राप्त होगा। और इसे साबित करना है कि किसी भी धनात्मक संख्या के वर्ग में 3 से भाग देने पर या तो वह पूरी पूरी विभाजित हो जाती है या शेषफल के रूप में हमें 1 प्राप्त होता है। इस बात को हमें साबित करना है।
हम मान लेंगे कि माना कि दो धनात्मक संख्या ए और बी है, जहां बी बराबर 3 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि यदि दो धनात्मक संख्या ए और बी हो तो हमें दो अन्य संख्या क्यू और आर प्राप्त होता है, जहां आर जो है 0 से ज्यादा और बराबर होता है और बी से छोटा होता है। यहाँ हम ए को अगर सजाते हैं, ए बराबर तो होगा 3q प्लस आर, जहां आर जो है 0 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा, क्योंकि यहाँ b के रूप में क्या आ गया है, 3 आ गया है, अर्थात r जो है वह r बराबर 0, 1 और 2 हो सकता है। हम a को इस रूप में भी लिख सकते हैं, अतः a बराबर जब r बराबर 0 हो तो 3q, पुनः जब r बराबर 1 हो तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, और जब r बराबर 2 हो तो 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब हम बारी बारी से इन संख्याओं का वर्ग करेंगे और यह पता करेंगे कि वर्ग करने के बाद वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आता है या नहीं। आइए देखते हैं। तो जब a बराबर 3q लेते हैं तब वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9q का स्क्वायर होगा। अब हमें इस 9q स्क्वायर को 3m के रूप में लाना है, तो इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, 9 में 3 कॉमन लेते हैं तो आएगा 3q स्क्वायर। अब यह 3 रहेगा और इसको m लेना है, और जहां m जो है 3q स्क्वायर के रूप में होगा, अतः 3q जो है 3m के रूप में आ जाता है। पुनः इन दोनों संख्याओं को बारी बारी से यही प्रयोग करेंगे। जब a बराबर 3q प्लस 1 हो, 3q प्लस 1 हो, तब वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो। यहाँ हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर इसे बिठाएंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पर 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6q प्लस 1 प्राप्त होता है। हम यहाँ ऊपर देखते हैं कि हमें 3m प्लस 1 के रूप में इसे लाना है, तो यहाँ इसे हम 3m के रूप में लेंगे, अर्थात यहाँ 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने पर यहाँ बचता है 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन होगा तो 2q प्लस 1, अर्थात 3 और इसको m ले लेते हैं, m प्लस 1, जहाँ m बराबर जो होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब a बराबर 3q प्लस 1 हो तो उसका वर्ग करने पर हमें 3m प्लस 1 प्राप्त होता है। अब बची एक संख्या
पुनः जब a बराबर 3q + 2 हो, 3q + 2 हो, तब वर्ग करने पर क्या होगा? a² बराबर 3q + 2 का स्क्वायर, इसको a + b का होल स्क्वायर पे बिठाएंगे तो होगा 3q का स्क्वायर + 2ab + b²। तो 3 तिया हो जाएगा 9q² प्लस 2 तिया 6 दूना 12q + 2 दूना 4। यहाँ 4 को हम 9q² + 12q + 4 को हम 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, ताकि 3 जो है इसमें कॉमन हो जाए। इन तीनों में हम 3 कॉमन लेंगे, इसलिए 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 3m के रूप में लाना है। तो जब यहाँ हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3q² प्लस 3 चौके 12, 4q प्लस 3 एकम 3 1 होगा, और ये शेष 1 यहीं बच जाता है, अर्थात 3 और ये बन जाएगा m + 1, जहाँ m जो है 3q² + 4q + 1 होता है। इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 3m + 1 अर्थात 3m और 3m + 1 के रूप में ही प्राप्त होता है। इसे ही हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या के वर्ग में 3 से भाग देने पर या तो वह पूरी पूरी विभाजित हो जाती है या शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है। 5वां प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। इसी प्रश्न को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी धनात्मक संख्या के घन में यदि हम 9 से भाग दें तो या तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, नहीं तो 1 प्राप्त होगा, नहीं तो 8 प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या के घन में 9 से भाग देने पर शेषफल 0, 1 या 8 प्राप्त होता है। इसे यहाँ साबित कर देना। शुरू करते हैं। फिर से हम 2 संख्या मानेंगे। माना कि 2 धनात्मक संख्या a और b है, जहां b बराबर 3 है, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखने पर हम पाते हैं कि a बराबर 3q + r, जहां r जो है 0 से बड़ा और बराबर तथा 3 से छोटा। 3 से इसलिए छोटा क्योंकि b के जगह हम 3 भर रहे हैं, अर्थात r बराबर हमारे पास 0, 1 और 2 प्राप्त होगा। इस a को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। a बराबर जब r का वैल्यू 0 हो तो यहाँ केवल 3q होगा, r का वैल्यू जब 1 हो तो होगा 3q + 1, और r का वैल्यू जब 2 हो तो होगा 3q + 2। बारी बारी से हम इन संख्याओं का घन करेंगे और पता करेंगे कि वह 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में आता है या नहीं। अगर आता है तो प्रमाणित हो जाएगा। बारी बारी से जब a बराबर 3q हो तब दोनों तरफ घन करने पर
घन करने पर क्या होगा, ए क्यू बराबर 3 क्यू का क्यूब हम करेंगे, ए क्यूब बराबर 3 टाइम्स गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 3 का 27 क्यूब का पावर 3। यहाँ हम 27 को 9m के रूप में लाने के लिए 9 इसमें गए, 9 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 क्यू के पावर 3, जहाँ 9 और इसके बदले m नोट कर लेंगे, m बराबर 3 क्यू का पावर 3 होगा। यहाँ जो है इसको अगर हम समीकरण 1 लिख ले तो a क्यू जो है 9m के रूप में आ गया। पुनः जब हम दूसरी संख्या लेते हैं a बराबर 3 क्यू प्लस 1 और इसे घन करते हैं, घन करने पर a क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 1 का क्यू, यहाँ लिख सकते हैं घन करने पर, घन करने पर, तो यह हो जाएगा a प्लस बी का क्यू अर्थात a क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर, b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी 1 का क्यू। अब इसको हम क्यू करने को पाते हैं, 3 3 का 9, 9 3 का 27 क्यू का पावर 3 प्लस 3 3 का 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 क्यू प्लस 1। इसे हम 9m प्लस 1 के रूप में लाना है तो इसे हम 9 लाएंगे, सब में 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन लेने पर हमें 3 क्यू का पावर 3, यहाँ 3 क्यू का पावर 2 प्लस क्यू और 1 का 1 यहाँ बच जाएगा। फिर हमें 9m प्लस 1, जहाँ m के जगह पर इतना होगा, m बराबर 3 क्यू के पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये हमारा समीकरण 2 रहेगा। और जब a बराबर 3 क्यू प्लस 2 हो, इसका घन करने पर हमें प्राप्त होगा 3 क्यू प्लस 2 का क्यू। फिर हम a प्लस बी का क्यू करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 क्यू यानी a क्यू प्लस 3a स्क्वायर यानी 3 क्यू का स्क्वायर, b यानी 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a की जगह 3 क्यू और b की जगह 2 स्क्वायर प्लस b क्यू यानी 2 का क्यू। यहाँ जब इसका क्यूब करेंगे तो 3 3 का 9 3 27 क्यू का पावर 3 और 3 3 का 9 दूना 18 3 3 3 का 9 दूना 18 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 और 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। इन सब में जो है 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 क्यू का पावर 3 और 9 छक्के 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4 क्यू और प्लस 8। यहाँ 9 इसको m कर देंगे प्लस 8 लिखेंगे और m बराबर 3 क्यू का पावर 3 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये समीकरण 3 लेंगे और अंत में हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 2 और 3 से हमें ज्ञात होता है कि किसी भी धनात्मक संख्या का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम अतः समीकरण 1 2 और 3 से हमें ज्ञात होता है, हमें ज्ञात होता है कि हमें ज्ञात होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। और इतना लिख के हम लिख देंगे प्रमाणित हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों का हल हम कर दिए। 2 पार्ट में हुआ इसका हल। पहला पार्ट हम कल लेकर आए थे और आज दूसरा पार्ट समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्नों का हल करेंगे, जो आधारित है एक दूसरी प्रमेय का, जिसका नाम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। हम चाहेंगे कि आप अगली वीडियो आने से पहले खुद से उस प्रमेयिका को एक बार पढ़ लें, और तब जब हम लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धन्यवाद।